हेलो, सुप्रभात बच्चों। मैं रेनू, आपकी हिंदी अध्यापिका। हम करेंगे आज क्लास 11th के हिंदी पाठ्य पुस्तक अभिव्यक्ति और माध्यम का फर्स्ट चैप्टर और इस चैप्टर की व्याख्या का पहला भाग जो पाठ है जनसंचार माध्यम। इसकी व्याख्या का पहला भाग हम संचार क्या है, संचार की परिभाषा, संचार का महत्व और संचार के तत्व, संचार के प्रकार, ये हम एक वीडियो में कर चुके हैं। आज हम इसी पाठ के व्याख्या भाग 2 करेंगे जिसमें हम देखेंगे संचार के तत्व कौन कौन से होते हैं और संचार के प्रकार कौन कौन से हैं और जनसंचार की विशेषताएं। तो हम शुरू करते हैं अपना पाठ। और पाठ में हमने देखा था संचार क्या है। संचार जो चर धातु से जिस शब्द की उत्पत्ति हुई है, जिसका अर्थ है चलना एक स्थान से दूसरे स्थान पर, तो हमने पढ़ा था कि संचार अनुभवों की साझेदारी है जिसमें हम अपने अनुभव एक दूसरे के साथ बांटते हैं। अब हम अपने वो अनुभव एक दूसरे के साथ किस प्रकार बांटते हैं, उसमें कौन कौन से तत्व शामिल होते हैं, वो हम देखेंगे। तो संचार में के जो तत्व हैं, हम कह सकते हैं कि संचार एक प्रक्रिया है और इसका एक अर्थ ये भी होता है कि इस प्रक्रिया में कई चरण या तत्व शामिल होते हैं। आपके सामने एक डायग्राम दिखाई दे रहा है जो उस संचार की प्रक्रिया के अंग हैं, जो तत्व हैं वो हम इसमें पढ़ेंगे। संचार की प्रक्रिया के जो तत्व हैं, इनमें से जो कुछ प्रमुख तत्व हैं उनकी हम यहाँ चर्चा करेंगे। सबसे पहला जो संचार का तत्व है वो तत्व शुरू होता है, संचार की प्रक्रिया शुरू होती है स्रोत से या संचारक से। जब स्रोत या संचारक एक उद्देश्य के साथ अपने विचार, संदेश या भावना को किसी और तक पहुंचाना चाहता है, जो स्रोत का काम होता है, जो संचारक होता है, उसके पास एक उद्देश्य होता है, एक विचार, संदेश को वो अपनी भावना को किसी दूसरों तक पहुंचाना चाहता है, तो वो संचार प्रक्रिया की शुरुआत होती है। जैसे आप स्वयं को स्रोत या संचारक मान लें। हम एक एग्जांपल लेते हैं कि आप खुद स्रोत हैं, संचारक हैं, आप संचार करने वाले हैं। आपको इतिहास की एक किताब चाहिए, लेकिन इसके लिए आपको अपनी कक्षा के मित्र से रिक्वेस्ट करनी पड़ेगी। इस तरह जैसे आप किताब मांगने की सोचते हैं तो संचार की प्रक्रिया शुरू हो जाती है। जाहिर है आप किताब मांगने के लिए अपने दोस्त से बात करेंगे या उसे लिखकर मैसेज करेंगे कि मुझे बुक चाहिए और कल तुम मेरे लिए ये बुक लेते आना। तो तुमने जो अपनी बात वहां तक पहुंचाई, बातचीत या संदेश भेजने के लिए आप भाषा का सहारा लेते हैं। तो हमारी सबसे पहले जो शुरुआत हुई वो किससे हुई? स्रोत से या संचारक से, जिसके मन में ये विचार आए कि मुझे ये बात दूसरे तक पहुंचानी है। अब बातचीत जो हम करेंगे वो हमने किसी भाषा में की, तो भाषा असल में एक कोड चिन्ह या कोड होता है, एक कोड होता है और आप अपने संदेश को उस भाषा में, जिसको हम कूटीकृत या एनकोडिंग, हिंदी में उसे कूटीकृत कहते हैं और इंग्लिश में उसे एनकोडिंग कहते हैं, वो करते हैं। और ये संचार की प्रक्रिया का दूसरा चरण होता है जिसमें सबसे पहले हमने स्रोत या संचारक, जिसके मन में ये भाव आए कि उसे अपनी बात दूसरे तक पहुंचानी है, वहां से शुरुआत हुई। अब वो जिस भाषा में अपनी बात को दूसरों तक पहुंचाएगा वो कूटीकृत या एनकोडिंग होती है। एक सफल संचार के लिए जरूरी होता है, एक अच्छा संचार वही होता है जिसमें आपका मित्र भी उस भाषा से यानी उस कोड से परिचित हो, जिसमें आप अपना संदेश भेज रहे हैं। आपने जिस भाषा में उसको मैसेज भेजा है वो भाषा उसको भी आनी चाहिए। तो वो भाषा हमारी होती है कूटीकृत या एनकोडिंग। इसके साथ ही संचारक का एनकोडिंग की प्रक्रिया पर पूरा अधिकार होना चाहिए। इसका अर्थ ये हुआ कि सफल संचार के लिए संचारक का भाषा संदेश अपना उसके मुताबिक बोलना, उसे लिखना वो आना चाहिए कि जिस प्राप्तकर्ता को, जिसके पास वो संदेश भेजना चाह रहा है, उसके पास तक उसका वो मैसेज अच्छे से पहुंच जाए। तो ये 2 भाग हुए। अब इसका नेक्स्ट पार्ट हम देखते हैं। जो अगला तत्व है वो है संदेश। संचार प्रक्रिया का जो अगला चरण है वो संदेश है। संचार प्रक्रिया में संदेश का बहुत अधिक महत्व होता है, क्योंकि
किसी भी संचारक का सबसे प्रमुख उद्देश्य क्या है कि अपने संदेश को उसी अर्थ में, जो उसके मन के भाव हैं, जो संदेश है वो उसी अर्थ में प्राप्तकर्ता तक पहुंचा सके। तो इसलिए सफल संचार के लिए ज़रूरी है कि संचारक अपने संदेश को लेकर खुद पूरी तरीके से स्पष्ट हो कि उसे कहना क्या है, और संदेश जितना स्पष्ट सीधा होगा, संदेश के जो प्राप्तकर्ता हैं उसके लिए उसको समझना उतना ही आसान हो जाएगा। उसके बाद इसका जो नेक्स्ट पार्ट आता है वो है माध्यम। संदेश को किसी माध्यम से, कोई ना कोई चैनल, कोई माध्यम होगा जिसके ज़रिए वो अपनी बात वहाँ तक पहुँचाएगा। जैसे हमारे बोले हुए शब्द, हम कुछ भी बोलते हैं, हमारे जो बोले हुए शब्द होते हैं वो ध्वनि तरंगों के ज़रिए प्राप्तकर्ता तक पहुँचते हैं। हम जो भी बोल रहे हैं, मेरी आवाज़ आप तक जा रही है, तो वो ध्वनि, जब हम सामने बोल रहे हैं तो वह ध्वनि तरंगे ही मेरी आवाज़ को आपके कानों तक पहुँचा रही हैं। जबकि जो दृश्य संदेश होते हैं, जैसे अभी आप दृश्य संदेश देख रहे हैं जिसमें मैं अपनी बात को आप तक पहुँचा रही हूँ, आप सुन भी रहे हैं, आप देख भी रहे हैं, तो ये दृश्य संदेश प्रकाश तरंगों के ज़रिए पहुँचते हैं, है ना। तो इस तरीके से वायु तरंगों के ज़रिए भी हम संदेश पहुँचते हैं। जैसे खाने की खुशबू हम तक वायु तरंगों के ज़रिए पहुँचती है। स्पर्श या छूना भी एक तरीके का माध्यम है। इस तरीके से टेलीफोन या मोबाइल फ़ोन जो हम यूज़ करते हैं, समाचार पत्र, रेडियो, टेलीविज़न, इंटरनेट, इन सारे माध्यम से ही जो संचारक होता है वो संदेश को प्राप्तकर्ता तक पहुंचाता है। जैसे अब मैं आपके पास अपना ये संदेश, अपनी इस वीडियो के ज़रिए मैं आपको अपना चैप्टर्स पढ़ा रही हूँ, तो ये हम अपना संदेश आप तक पहुंचाना हुआ, तो ये संचार प्रक्रिया का ही एक अंग है। उसके बाद जो मुख्य इसका लास्ट चरण जो होता है, जो मुख्य तत्व है, वो है प्राप्तकर्ता, या जिसको हम रिसीवर भी बोलते हैं। वो संदेश, जो भी उसे संदेश प्राप्त हुआ, उसका कूटवाचन, अर्थात कूटवाचन मतलब जो हम एनकोडिंग हमने पढ़ी थी, कूटीकृत हमने जिसको पढ़ा था कि वो भाषा जिसमें संचारक जिस भाषा के माध्यम से अपनी बात को प्राप्तकर्ता तक पहुंचा रहा है, अपने संदेश को पहुंचा रहा है। अब रिसीवर के पास भी उसका कूटवाचन अर्थात उसकी डिकोडिंग होनी चाहिए। उसको वो डिकोडिंग करता है, उसकी जो उसे मैसेज मिला उसकी डिकोडिंग करता है। और डिकोडिंग का अर्थ है प्राप्त संदेश में निहित अर्थ को समझने की कोशिश, कि उस जो भी मैसेज उसको दिया गया है उसके द्वारा उसको क्या समझाया जा रहा है। तो इस तरीके से एनकोडिंग की उल्टी प्रक्रिया होती है डिकोडिंग। इसमें संदेश का प्राप्तकर्ता उन चिन्हों और संकेतों का अर्थ निकालता है। जाहिर है संचार और प्राप्तकर्ता दोनों उस कोड से परिचित होते हैं। आप कई बार चैट करते हैं, आप कुछ इमोजीज भेज देते हैं, तो हम उन इमोजीज का एक मतलब सभी का निकाल लेते हैं कि हाँ इसका मतलब ये हुआ, वो बड़ा खुश है या वो बड़ा दुखी है, अपसेट है। तो वो हम क्या करें, हम उन जो एनकोडिंग भाषा का हमने उसमें प्रयोग किया, जो कूटीकृत थी, हम उसको कूटवाचन करना हम उसका जानते हैं, हम उसकी डिकोडिंग करना जानते हैं। संचार की जो प्रक्रिया होती है उसमें प्राप्तकर्ता की अहम भूमिका होती है, क्योंकि वही संदेश का आखिरी लक्ष्य होता है। संदेशकर्ता का लक्ष्य क्या होता है कि वो उस मैसेज को प्राप्तकर्ता तक पहुंचा पाए। तो प्राप्तकर्ता कोई भी हो सकता है, वो कोई एक व्यक्ति भी हो सकता है, एक समूह भी हो सकता है, कोई संस्था हो सकती है ना। तो एक विशाल जनसमूह को भी वो संबोधित कर सकता है। प्राप्तकर्ता को जब संदेश मिलता है तो वो उसके मुताबिक अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त करता है, और प्रतिक्रिया सकारात्मक भी हो सकती है, नकारात्मक भी हो सकती है। यानी आपने अपने मित्र को जो एक मैसेज दिया कि मुझे कल इतिहास की बुक चाहिए, मुझे हिस्ट्री की बुक चाहिए, तो आपका मित्र ये भी कह सकता है कि वो किताब देगा या नहीं। तो संचार प्रक्रिया में प्राप्तकर्ता की जो ये प्रतिक्रिया है, जो उसका रिप्लाई होता है, वो कहलाता है फीडबैक। तो संचार प्रक्रिया की सफलता में फीडबैक की अहम भूमिका होती है। फीडबैक से ही हमें पता चलता है कि संचार प्रक्रिया में कहीं कोई बाधा तो नहीं आ रही, क्योंकि जब तक वो हमें रिप्लाई नहीं देगा हमें क्या पता चला कि मेरा मैसेज उस तक पहुंचा भी है या नहीं, और या मैसेज पहुंच भी गया, उसने समझा या नहीं समझा,
हमें उसके रिप्लाई से ही तो पता चलेगा। तो फीडबैक का इसमें अहम भूमिका होती है। फीडबैक से पता चलता है कि संचारक ने जिस अर्थ के साथ संदेश भेजा था उसी अर्थ में वो प्राप्तकर्ता को मिला या नहीं मिला। और इसके बाद इसका जो वास्तविक जीवन में संचार प्रक्रिया होती है वो इतनी सुचारू रूप से नहीं चलती है ना, उसमें कई बाधाएं भी आ जाती हैं। और इन बाधाओं में शोर, नॉइज़ जिसे हम कहते हैं, वो सबसे बड़ी बाधा होती है। संचार की प्रक्रिया को शोर से बाधा पहुंचती है। आप क्लास में भी टीचर आपको पढ़ा रहा है, आप देखते हो कि कुछ बच्चे होते हैं जो शोर करना ही होता है, जिन्हें जिन्हें डिस्टर्बेंस करना ही होता है। तो शोर जो होता है वो इस संचार प्रक्रिया को सुचारू रूप से नहीं चलने देता। ये शोर कई किस्म का हो सकता है, मानसिक से लेकर तकनीकी। आप मेंटली फिट नहीं हो तो भी आप इधर उधर रहेगा आपका दिमाग, आप सुन नहीं पाओगे। या तकनीकी हो सकता है, भौतिक शोर हो सकता है। शोर के कारण संदेश मूल रूप से प्राप्तकर्ता तक नहीं पहुंच पाता। कई बार ऐसा होता है आप फ़ोन पे बात कर रहे हो और साथ में टीवी की आवाज़ काफ़ी तेज़ आ रही है या आप कुछ कह रहे हो, तो जो दूसरी तरफ फ़ोन के उस तक आपकी बात साफ नहीं पहुंच पाती। तो सफल संचार के लिए ज़रूरी है कि संचार की प्रक्रिया से शोर को हटा दिया जाए या कम कर दिया जाए, तो वो उसके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो मेरे ख्याल से यहाँ जो डायग्राम दिया गया है वो आपको सबको समझ में आ गया होगा, जिसमें हमने स्रोत, संचारक और माध्यम, प्राप्तकर्ता या फीडबैक क्या होता है और उसमें शोर की क्या भूमिका होती है, ये हमने पढ़ा। उसके बाद हम देखते हैं संचार के प्रकार। संचार एक जटिल प्रक्रिया है, हम सभी जानते हैं। उसके कई रूप, कई प्रकार होते हैं और इसको हम अपनी सुविधा के अनुसार हम देखेंगे कि किस तरीके से हम संचार करते हैं। कई बार ऐसा होता है आप अपने मित्र को इशारे से बुलाते हैं, है ना, तो जाहिर है वो इशारा भी क्या है, संचार का एक माध्यम हो गया। तो जो आप इशारे से अपने मित्र को बुला रहे हैं, उससे कोई बात समझा रहे हैं इशारे में, तो वो संचार आपका कहलाता है सांकेतिक संचार। जैसे हम अपने बड़ों को सम्मान से प्रणाम करते हैं, तो मौखिक संचार के साथ साथ हम दोनों हथेलियां जोड़कर प्रणाम का इशारा भी करते हैं। इस तरह एक ही साथ में मौखिक और अमौखिक संचार होता है। हम झुके भी, हमने हाथ जोड़े, हमने प्रणाम किया, तो ये सांकेतिक भी हुआ, और हम बोले भी हैं, तो दोनों ही संचार होते हैं, मौखिक भी और अमौखिक भी। जैसे हम किसी की बातों को सुनते हुए अपनी आँखों के या अपने चेहरे की या हाथ की गति या हमारे जो हम बोल रहे हैं, हमारे स्वर के जो उतार चढ़ाव होते हैं, उनके ज़रिए हम मौखिक संचार की अमौखिक क्रियाओं की मदद कर रहे होते हैं। हम कई बार अपने इशारे से भी वो बात कह रहे होते हैं कि हाँ, आई कैन अंडरस्टैंड योर वर्ड्स या आई कैन अंडरस्टैंड योर फीलिंग्स, जिससे हमें समझ में आता है कि हाँ, सामने वाला हमारी बातों को समझ रहा है, या हमारे हाव भाव से, हमारे चेहरे की, हमारे हाथ की गति से उसे समझ में आती है हमारी बातें। तो मौखिक संचार की सफलता में अमौखिक संचार की जो है बहुत महत्वपूर्ण भूमिका होती है। हमारे जीवन की कुछ जो सबसे महत्वपूर्ण भावनाएं होती हैं वो मौखिक से ज़्यादा अमौखिक संचार के ज़रिए व्यक्त होती हैं। कई बार आपने देखा होगा, कई बार आप बहुत ज़्यादा खुश होती हो तो आप कुछ बोल नहीं पाते, बस खुशी में आपकी आंखों में आंसू आ रहे हैं, या आप बड़े खुश हो, आपके चेहरे की स्माइल बता देती है कि हाँ, बड़े खुश हैं। आपका जो दुख होता है या आप किसी के लिए आपकी जो प्यार की फीलिंग्स हैं या डर है, तो आपके चेहरे के भाव ही, आपको कहने की ज़रूरत नहीं होती कि आप डर रहे हैं किसी चीज़ से, आपके चेहरे के भाव ही बता देंगे हाँ, आप डर गए हैं। तो कई बार ऐसा होता है मौखिक से ज़्यादा जो अमौखिक संचार होता है, जो हमारी मन की भावनाएं होती हैं वो ज़्यादा अच्छे तरीके से हमारी अमौखिक संचार के ज़रिए ही व्यक्त होती हैं। संचार के विभिन्न रूपों को हम एक और तरीके से देख सकते हैं। जैसे आप याद कीजिए कि जब आप अकेले में होते हैं तो क्या कर रहे होते हैं, आप कुछ सोच रहे होते हैं या कुछ प्लानिंग चल रही होती है या आप किसी को याद कर रहे होते हैं, तो ये सब चीज़ें जो आप कर रहे हैं ना, ये भी संचार का एक अंग होता है। कुछ योजना बना रहे होते हैं, कुछ प्लानिंग चल रही है हमारे मन में, तो ये क्या होता है, ये भी एक संचार है। और इस संचार प्रक्रिया में संचारक और प्राप्तकर्ता, मतलब खुद ही मन में सोच रहा है और खुद ही वो उसका फीडबैक भी ले रहा है, तो ये क्या होता है, संचारक भी वही होता है और प्राप्तकर्ता, रिसीवर भी वही होता है। ये संचार का सबसे बुनियादी रूप है और इसी संचार के रूप को हम कहते हैं अंतःवैयक्तिक
इंटरपर्सनल संचार जिसको कहते हैं, खुद से ही इंटरपर्सनल संचार जिसको हम कहते हैं, जब हम पूजा कर रहे होते हैं, इबादत कर रहे होते हैं, किसी ध्यान में होते हैं, तो ये सब उसी के एग्जाम्पल हैं। किसी भी संचार की शुरुआत यहीं से होती है। पहले मन ही मन सोचते हैं कि मुझे उससे ये सब बातें करनी है, मैं ऐसे कहूँगा, फिर उसका ये रिप्लाई आएगा, फिर ऐसा होगा। तो ये सब क्या होता है, ये हमारा अंतर्वैयक्तिक संचार होता है। उसके बाद हमारा नेक्स्ट आता है कि जब दो व्यक्ति आपस में आमने सामने बात कर रहे होती हैं, तो इसको कहते हैं अंतर्वैयक्तिक, इंटरपर्सनल। एक पहला हुआ हमारा इंट्रापर्सनल, जिसमें खुद से ही बातें हमने की, अंतःवैयक्तिक, इंट्रापर्सनल। और दूसरा इंटरपर्सनल, अंतर्वैयक्तिक संचार। इस संचार में फीडबैक तत्काल मिल जाता है। मैंने उससे कहा तुम खाना खाओगे, और सामने वाले ने कहा नहीं मैं नहीं खाऊंगा, तो हमें उसका फीडबैक तुरंत मिल गया। अंतर्वैयक्तिक संचार जो होता है, उसकी मदद से हम आपसी संबंध विकसित कर सकते हैं, अपनी रोजमर्रा की जरूरतें पूरी करते हैं। और उसके बाद संचार का तीसरा रूप आता है समूह संचार। समूह संचार क्या होता है, इसमें एक समूह आपस में विचार विमर्श करता है, चर्चा करता है। जैसे हम क्लास में डिबेट करते हैं, क्लास जो पूरा ग्रुप डिस्कशन होता है, तो हम जो कुछ भी कहते हैं, जब किसी एक या दो व्यक्ति के लिए ना होकर पूरे समूह के लिए हो, तो वो समूह संचार का उपयोग समाज, देश के सामने जो समस्या उपस्थित है उनकी बातचीत, उन बहस मुहावरे के जरिए हम उनका हल करना जानते हैं। संसद में भी हम देखते हैं विभिन्न मुद्दों पर चर्चा होती है, तो समूह संचार का ही एक उदाहरण है। या आप किसी गांव की पंचायत हो या फिर बैठक हो, तो ये सब उसी का ही माध्यम होते हैं। और संचार का सबसे महत्वपूर्ण और जो आखिरी प्रकार है वो है जन संचार, मास कम्युनिकेशन जिसको हम कहते हैं। जब हम व्यक्तियों के समूह के साथ पूरा मतलब ग्रुप्स है पूरा मतलब लोगों का, उसके साथ प्रत्यक्ष संवाद की वजह हम बिल्कुल सामने ना बोलकर उनके किसी तकनीकी या यांत्रिक माध्यम से, मतलब हम टेक्नोलॉजी के किसी माध्यम से हम उनके साथ, समाज के एक विशाल वर्ग के साथ हम बातचीत कायम करने की कोशिश करते हैं, हम संवाद कायम करने की कोशिश करते हैं, तो इसे जन संचार कहते हैं। और ये एक संदेश को यांत्रिक माध्यम के जरिए बहुगुणित किया जाता है ताकि उसे अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाया जाए, है ना। मास कम्युनिकेशन कि जिसमें एक बहुत विशाल जन समूह के साथ संपर्क स्थापित किया जाता है, संवाद स्थापित कायम किया जाता है, और इसके जरिए हम किसी उपकरण या माध्यम की मदद ले सकते हैं, जैसे अखबार, रेडियो, टीवी, सिनेमा, इंटरनेट। इन सब के जरिए तो हम ये सब माध्यम है हमारे, यांत्रिक माध्यम है, टेक्नोलॉजी के माध्यम है। अखबार में प्रकाशित होने वाला समाचार वही होते हैं, लेकिन प्रेस के जरिए उनकी हजारों लाखों कॉपियां जो है वो पब्लिश होती हैं, और विशाल एक बहुत बड़ा पाठक वर्ग होता है वहां तक पहुंचाई जाती हैं। तो इस तरीके से हमने देखे जनसंचार के प्रकार। जो प्रकार हमने पढ़े, सांकेतिक, मौखिक, अमौखिक, अंतःवैयक्तिक, अंतर्वैयक्तिक, समूह संचार, जनसंचार। अब इसके बाद हम देखते हैं जनसंचार की विशेषताएं क्या होती हैं। जनसंचार की विशेषताएं क्या होती हैं कि जनसंचार का फीडबैक तुरंत नहीं मिलता है ना। हमने देखा कि मास कम्युनिकेशन में क्या होगा, अखबार पढ़ेगा व्यक्ति, रेडियो, टेलीविजन, इन सब की न्यूज़ ही तो पढ़ेगा। तो जनसंचार के जो श्रोता होते हैं, पाठक होते हैं, दर्शक होते हैं, उनका दायरा बहुत व्यापक होता है। एक बहुत बड़ा विशाल जनसमूह उन लोगों वो देख रहा है। साथ ही उनका गठन भी बहुत पंचमेल होता है। जैसे किसी टेलीविजन चैनल के दर्शकों में अमीर वर्ग भी हो सकता है और गरीब वर्ग भी, शहरी भी हो सकता है, तो ग्रामीण भी, पुरुष भी होते हैं, महिला भी, जवान भी, बच्चे, बूढ़े सब होते हैं। और इसके अलावा उनमें कोई दिल्ली में बैठा हो सकता है तो कोई पटना में हो सकता है, लेकिन सभी एक ही समय में टीवी पर अपनी पसंद का कार्यक्रम देख रहे हैं, एक ही न्यूज़ को सुन रहे हैं। तो इससे जुड़ी हुई जो जनसंचार की प्रमुख विशेषता ये है कि जनसंचार माध्यमों के जरिए जो प्रकाशित और प्रसारित संदेश होते हैं, उनकी जो प्रकृति होती है वो सार्वजनिक होती है। इसका अर्थ ये हुआ कि जो अंतर्वैयक्तिक, मतलब अंतर्वैयक्तिक कौन सा था कि आप दो व्यक्ति आपस में बात करें, वो है ना। तो अंतर्वैयक्तिक या समूह संचार की तुलना में जनसंचार का संदेश सबके लिए होता है। ऐसा नहीं है वो सिर्फ दो व्यक्तियों के लिए है या एक ग्रुप के लिए, वो सभी के लिए होता है।
जनसंचार का जो संचार के अन्य रूपों से एक ये फ़र्क भी होता है कि इसमें संचारक और प्राप्तकर्ता के बीच कोई सीधा संबंध नहीं होता, क्योंकि प्राप्तकर्ता कौन होता है? कोई पाठक होता है, श्रोता होते हैं, दर्शक। तो उनकी जो सार्वजनिक भूमिका के कारण ही वो पहचानता है। संचार के अन्य रूपों की तुलना में जनसंचार के लिए औपचारिक संगठन की भी ज़रूरत पड़ती है ना? तो औपचारिक संगठन के बिना जनसंचार माध्यमों को चलाना मुश्किल होता है। जैसे समाचार पत्र किसी न किसी संगठन से प्रकाशित होता है, कोई भी समाचार किसी न किसी संगठन से प्रकाशित होगा, और रेडियो का प्रसारण भी किसी रेडियो चैनल के द्वारा संगठन की ओर से किया जाता है। तो इस तरीके से वो मतलब बिना एक संगठन के नहीं हो सकते। जनसंचार माध्यमों की एक और विशेषता है कि उनमें ढेर सारे द्वारपाल मतलब आप कह सकते हैं गेट कीपिंग जो करते हैं, गेट कीपर जो होते हैं। अब जनसंचार माध्यम में गेट कीपर मतलब समझ में नहीं आया। तो गेट कीपर क्या होते हैं? ये वो व्यक्ति हैं, उन व्यक्तियों का समूह है जो जनसंचार माध्यमों के प्रकाशित और प्रसारित होने वाली जितनी भी सामग्री होती है उसको नियंत्रित करते हैं, निर्धारित करते हैं। किसी जनसंचार के माध्यम में काम करने वाले जो द्वारपाल होते हैं, जो गेटकीपर होते हैं, वही तय करते हैं कि उन्हें कौन सी सामग्री प्रकाशित की जाएगी, प्रसारित की जाएगी। जैसे मान लो आप किसी समाचार पत्र के कोई अंग लेते हैं, समाचार पत्र के अंग में क्या होगा कि समाचार पत्र के जो गेटकीपर हैं वो कौन होंगे? समाचार का संपादक, सहायक संपादक, उप संपादक वही तय करेंगे कि समाचार पत्र में क्या छपेगा, कितना छपेगा, किस तरीके से छपेगा। तो ये सब उसके गेटकीपर होते हैं, द्वारपाल होते हैं। उनकी भूमिका महत्वपूर्ण मानी जाती है। ये उनकी ही जिम्मेदारी है कि जो भी खबर, जो भी संदेश वो लोगों तक पहुंचा रहे हैं वो सार्वजनिक हित हो, पत्रकारिता के सिद्धांतों, मूल्यों और आचार संहिता के अनुसार ही वो सामग्री को संपादित करें और उसके बाद ही उनके प्रसारण और प्रकाशन की इजाज़त दें। इसके बाद हम देखते हैं संचार के कार्य। तो संचार के कार्यों में हम देखते हैं कि संचार के जो कार्य होते हैं, सबसे पहले हम देखते हैं कि संचार का प्रयोग हम किस लिए करते हैं? कुछ हासिल करने के लिए। जैसे आपने संचार का प्रयोग किस लिए किया था? अपनी हिस्ट्री की बुक अपने मित्र से मांगने के लिए, वहाँ से आपने संचार की शुरुआत की थी। तो संचार का प्रयोग करते हैं हम कुछ प्राप्त करने के लिए, कुछ हासिल करने के लिए। दूसरा, नियंत्रण करने के लिए, कि कई बार ऐसा होता है कि संचार के ज़रिए ही हम किसी के व्यवहार को नियंत्रित करने की कोशिश करते हैं कि वो हमसे एक ख़ास तरीके का व्यवहार करे। जैसे एक टीचर बच्चों को चुप हो जाओ, शांत हो जाओ, शोर नहीं करोगे, तो ये क्या हुआ? उन पर नियंत्रण करने की कोशिश की गई। संचार के माध्यम से ही तो किया एक टीचर ने। तीसरा, सूचना देना। टीचर आपको पढ़ा रहा है तो वो संचार के माध्यम से ही तो पढ़ा रहा है। कुछ जानने के लिए, कुछ बताने के लिए भी हम सूचना देने के लिए हम संचार का प्रयोग करते हैं। अभिव्यक्ति, कि संचार का उपयोग हम अपनी भावनाओं को व्यक्त करने के लिए, खास तरीके से प्रस्तुत करने के लिए। उसके बाद हम संचार का प्रयोग करते हैं सामाजिक संपर्क के लिए। संचार का प्रयोग हम एक बड़े जनसमूह तक संपर्क स्थापित करने के लिए भी करते हैं। संचार का प्रयोग अक्सर हम अपनी समस्याओं, चिंता को दूर करने के लिए भी करते हैं। कई बार हम कहीं फंस गए हैं और हम किसी परेशानी में हैं तो हम बात करके ही तो वो दूसरों तक पहुंचाएंगे। और कई बार संचार का प्रयोग हम अपनी रुचि की किसी वस्तु, विषय के प्रति प्रतिक्रिया व्यक्त करने में भी करते हैं। कोई चीज़ हमें फ़ोन पे, टीवी पे कुछ अच्छी लगी तो हम उसका फीडबैक देते हैं। और संचार का प्रयोग हम अपनी भूमिका को पूरा करने के लिए भी करते हैं। यही परिस्थिति की मांग होती है। आप एक विद्यार्थी हो या एक डॉक्टर हो, एक जज के रूप में आप अपनी भूमिका अपने संचार के माध्यम से ही पूरी कर पाते हैं। आपकी बातों से ही पता चलेगा कि आप क्या हैं। तो ये हमारे संचार के कार्य। उसके बाद जनसंचार के जो कार्य हैं, ये थे संचार के कार्य, बात करने के ही संचार, कि एक बात को दूसरों तक पहुंचाना। संचार और जनसंचार में आप अंतर समझ चुके हैं। अब हम देखते हैं जनसंचार के कार्य। तो जनसंचार के कई कार्य होते हैं। सबसे पहला होता है सूचना देना, क्योंकि जनसंचार माध्यम का प्रमुख कार्य सूचना देना ही होता है। दुनिया भर से सूचनाएं प्राप्त होती हैं। दूसरा होता है शिक्षित करना। हम जो है उनके ज़रिए हम लोगों को जागरूक बनाते हैं। लोकतंत्र में जनसंचार माध्यमों की एक महत्वपूर्ण भूमिका जनता को शिक्षित करने की है। आप देखते हो टीवी पे न्यूज़ देखते हो कि मास्क लगाइए, आप वैक्सीनेशन कराइए, तो वो लोगों तक सूचना देने के साथ साथ उन्हें शिक्षित करना चाह रहे हैं कि जो लोग नहीं जानते वो भी समझ पाएँ कि हाँ, ये किस कारण से है
नेक्स्ट मनोरंजन करना। तो जो जनसंचार का माध्यम है वो मनोरंजन के प्रमुख साधन है, चाहे वो सिनेमा हो, टीवी हो, रेडियो, संगीत। तो ये सब किताबें ये मनोरंजन के प्रमुख माध्यम हैं। उसके बाद एक एजेंडा तय करना। जनसंचार माध्यम सूचनाओं और विचारों के ज़रिए किसी देश और समाज के एजेंडा भी तय करते हैं। जब समाचार पत्र और समाचार चैनल किसी खास घटना या मुद्दे को उठाते हैं तो उसकी पूरी कवरेज करते हैं, लोगों को आम लोगों में वो चर्चा का विषय बन जाता है, तो एक एजेंडा तय होता है कि पूरी प्रतिक्रिया क्या होगी लोगों की उसके लिए। निगरानी करना। किसी भी लोकतांत्रिक समाज में जनसंचार माध्यमों का सबसे प्रमुख कार्य क्या होता है कि सरकार और संस्थाओं का जो कामकाज है उस पर निगरानी रखी जाए। अगर सरकार कोई भी गलत कदम उठाती है, कोई संगठन, कोई संस्था अनियमितता बरतती है, तो लोगों के सामने वो सारी अनियमितताएं, वो सारी गलतियां लाने की जिम्मेदारी जनसंचार के माध्यमों की ही होती है। विचार विमर्श के मंच। आप देखते हो कई बार किसी भी न्यूज़ चैनल पे बहस चल रही होती है, तो लोकतंत्र में विभिन्न जो विचार होते हैं उनको अभिव्यक्त करने का मंच भी जनसंचार माध्यम ही है, जिसके ज़रिए विभिन्न विचार लोगों तक पहुंचाए जाते हैं। समाचार के संपादकीय जो पृष्ठ होता है उसमें किसी घटना या मुद्दे पर विभिन्न विचार रखकर लेखक अपनी राय व्यक्त करते हैं। संपादक के नाम चिट्ठी स्तंभ का जो कोना होता है उसमें भी लोग अपनी राय व्यक्त करते हैं। इस तरीके से जनसंचार माध्यम जो है वो विचार विमर्श के मंच के रूप में भी काम करते हैं। तो अब हमने देखे जनसंचार के कार्य: सूचना देना, शिक्षित करना, मनोरंजन करना, एजेंडा तय करना, निगरानी करना और विचार विमर्श का मंच भी माना जाता है। तो आज के लिए हम इतना ही करेंगे, जिसमें हमने संचार के तत्व, संचार के प्रकार और संचार की विशेषताएं, जनसंचार की विशेषताएं, संचार और जनसंचार दोनों के कार्य हमने पढ़े। तो आज के लिए भी इतना ही। आशा है आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद बच्चों।